नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आई सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान में घुसपैठ की कोशिश करता एक पाकिस्तानी रेंजर, बीएसएफ के हत्थे चढ़ा, पूछताछ जारी। सीमा पार से फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन, भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। आर्कटिक सर्किल इंडिया से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संबोधन, कहा नई दुनिया में प्रतिस्पर्धा के नए क्षेत्र चुनौती बनकर उभरे, भविष्य में देखने को मिलेंगे क्रांतिकारी परिवर्तन। कड़ी सुरक्षा के बीच आज देश भर में होगी नीट यूजी परीक्षा, 22,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया है पंजीकरण। योग साधक शिवानंद बाबा जी का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा योग और साधना को समर्पित उनका जीवन देश की हर पीढ़ी को करता रहेगा प्रेरित। और प्रधानमंत्री मोदी आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वर्चुअली करेंगे शुभारंभ, पहली बार बिहार में आयोजित हो रहे हैं खेल, 15 मई तक युवा एथलीट अपनी प्रतिभा का करेंगे प्रदर्शन। तो आपको बता दें कि राजस्थान के श्री गंगानगर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। सूत्रों के अनुसार श्री गंगानगर इलाके में बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। पाकिस्तानी रेंजर से पूछताछ जारी है ताकि उसके इरादों का पता लगाया जा सके। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई उस समय की गई जब पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ के जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने संदिग्ध गतिविधि देखी। सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया। घटना के बाद श्रीगंगानगर और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। बीएसएफ ने अतिरिक्त चौकसी बरतने के निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार पाक सेना ने फायरिंग की है। पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की, तो वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। तो पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जा रही है, बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पार लगातार फायरिंग कर रहा है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ और अखनूर में गोलीबारी की है और सीज फायर का उल्लंघन किया है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने भगवान राम को पौराणिक पात्र कहा, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार करते हुए इस बयान को हिंदू भावनाओं का अपमान बताया और कांग्रेस पार्टी पर हिंदू विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। राहुल गांधी हमेशा ही भगवान राम, भारत की संस्कृति, भारत के सनातन का अपमान करते आ रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने कभी भगवान राम के मंदिर के कार्यक्रम का बायकॉट किया था, प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट किया था। भगवान राम का मंदिर ना बने, वकीलों की फौज कोर्ट में खड़ी की थी और 2007 में तो एफिडेविट दे दिया था कि भगवान राम हुए ही नहीं। ये कांग्रेस की सनातन विरोधी, भारत विरोधी, श्री राम विरोधी विचारधारा है और देश श्री राम विरोधियों को सबक सिखा रहा है। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान पर एक्शन लगातार जारी है और इस कड़ी में अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी पर गाज गिरी है। दोनों का एक्स अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया है।
इमरान खान, बिलावल भुट्टो, इन दोनों का ही एक्स अकाउंट जो है भारत में बैन हो गया है। लगातार कार्रवाई हो रही है, तमाम यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है, तमाम एक्स अकाउंट जिन पर लगाम कसी गई है। बिलावल भुट्टो का भी एक्स अकाउंट जो है भारत में बैन कर दिया गया है। और आपको बता दें कि देश भर में आज मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्रों में छात्रों की एंट्री शुरू हो गई है। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से किया जा रहा है। ये परीक्षा 5000 से ज्यादा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। एनटीए के अनुसार परीक्षा के लिए 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा को लेकर छात्र पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, हालांकि कुछ छात्र नर्वस भी थे। जो भी बढ़िया तैयारी है, जो भी है, जैसा भी है, जो भी पेपर में आएगा उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और जो भी घबराना नहीं है पेपर देख करके, अपना फुल बेस्ट देना है, बाकी तो होता रहता है जो भी हो। तैयारी बहुत अच्छी है इस बार की, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बार के लिए। तो कैसी है आपकी तैयारी एग्जाम? ठीक है, अच्छी है, 70-80% तो है। मेरी तो परफेक्ट तैयारी है। इस बार का पैटर्न थोड़ा हार्ड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। पहले थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया जाता था क्वेश्चन से, इस बार थोड़ा टाइम कम, तो कंपटीशन डेफिनेटली थोड़ा बढ़ेगा ज़्यादा। अभी थोड़ी नर्वसनेस है बट कॉन्फिडेंस भी है कि कहीं ना कहीं हो जाएगा करके। कंपटीशन हाई रहेगा? कंपटीशन तो हमेशा हर साल हाई रहता है। आपको अपने सेल्फ बिलीव होनी चाहिए कि आपकी तैयारी कैसे है। आपका कंपटीशन आप खुद ही रहते हो हमेशा। नर्वसनेस तो है। कंपटीशन रहेगा? हाँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 के बारे में अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की भी सलाह दी है। तो वहीं एनटीए ने परीक्षा से संबंधित भ्रामक और झूठी जानकारी फैलाने वाले 165 से अधिक टेलीग्राम चैनलों और 32 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। ये कार्रवाई एनटीए के सस्पिशियस क्लेम्स पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई है। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ मिलकर की गई है। एनटीए ने सभी छात्रों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या संस्था के झांसे में ना आएं। परीक्षा या दाखिले को प्रभावित करने का दावा करने वाले मध्यस्थों से दूर रहें। केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही विश्वास करें। एनटीए ने यह भी कहा है कि जो भी व्यक्ति या समूह छात्रों को धोखे में रखकर मेडिकल सीट दिलाने का झूठा वादा करेगा, उसके खिलाफ पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मींस प्रिवेंशन एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि देश भर के करोड़ों मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव लाने जा रहा है। आयोग जल्दी ही ईसीआई नेट नाम से एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करेगा जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। ये ऐप चुनाव आयोग की मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशनों को एकीकृत कर देगा। इसमें सिविजिल ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप जैसे ऐप्स शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक सुगम, एकीकृत और उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करना है। चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि प्लेटफॉर्म मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की परिकल्पना है। ये प्लेटफॉर्म 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं और 10.5 लाख से अधिक BLO, 15 लाख BLA, 45 लाख पोलिंग ऑफिशियल्स, 15,597 AERO, 4,123 ERO और 767 DEO को लाभ पहुंचाएगा। आपको बता दें कि भारत अंगोला बिजनेस फोरम के दौरान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंगोला के राष्ट्रपति का दौरा ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी बताया। उन्होंने कहा है कि अंगोला अफ्रीका की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अंगोला के बीच $4.2 अरब का द्विपक्षीय व्यापार है। Angola is undergoing a remarkable change. With the diversification of its economy, modernization of infrastructure, and improving the ease of doing business, Angola has strengthened its presence on the global stage. Our bilateral relations are underpinned by a vibrant energy partnership
and bilateral trade between our two countries has been growing and reached $4.2 billion in the 2023 and 24 period. Angola is now the 123rd member of the International Solar Alliance, and the Government of India has approved a line of credit of $200 million for further strengthening डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। वहीं अंगोला के राष्ट्रपति लोरेंसो ने कहा कि भारत और अंगोला के बीच गहरी राजनीतिक प्रतिबद्धता है और दोनों देश मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को जेनेरिक दवाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है और कृषि क्षेत्र में अंगोला के पास अपार भूमि है, जिससे इन क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिल सकती है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दीघा में बनी जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर विवाद जो है अब गहराता जा रहा है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने मंदिर से जुड़ी आपत्तिजनक गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हुए ओडिशा के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन द्वारा शुरू की गई जांच का स्वागत किया है। उनका आरोप है कि सेवकों की संदिग्ध भूमिका और पवित्र नीम की लकड़ी का दुरुपयोग ने जगन्नाथ संस्कृति की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। साथ साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि दीघा परियोजना को कागजों में सांस्कृतिक केंद्र बताया गया है, लेकिन प्रचार में जगन्नाथ मंदिर कहकर भक्तों को गुमराह किया जा रहा है। शुवेंदु का यह भी कहना है कि धाम का धार्मिक महत्व है और पुरी की तरह सिर्फ 4 धाम ही मान्य हैं। दीघा को धाम कहना धार्मिक आस्था के साथ छल है। सारनाथ से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष अब वियतनाम पहुंच गए हैं। इस पवित्र अवशेष को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल वियतनाम लेकर पहुंचा है। इस दौरान वियतनाम के हो ची मिन शहर थान टैम मठ में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष का आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ये पवित्र अवशेष संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह के लिए 21 मई तक वियतनाम में ही रहेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वियतनाम के हनोई में ट्रोक लैम बौद्ध मठ का दौरा किया और इसे लेकर किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर और वीडियो साझा करके लिखा कि आध्यात्मिक यात्रा के पड़ाव में ट्रोक लैम बौद्ध मठ का दौरा किया, जो एक सर्वोच्च ध्यान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। प्रकृति से घिरा ये मठ शांति में डूबा हुआ है। मैं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ शांतिपूर्ण चिंतन के इस क्षण के लिए कृतज्ञ महसूस करता हूँ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी 800 नहीं 680। अरे अपडेट क्या है बच्चे ने? भी मैं आपके फैमिली ग्रुप में। खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करेंगे वेव्स 2025 की। मुंबई में चल रहे विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेव्स का आज समापन होगा। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वेव्स में कई सत्रों पैनल चर्चाओं का आयोजन किया गया। 1 मई से शुरू हुए इस शिखर सम्मेलन में देश और दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। मनोरंजन जगत के कई चर्चित चेहरे भी इस समिट का हिस्सा बने। 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल ने इसमें भाग लिया।
वेव्स के माध्यम से भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नई ऊंचाइयां मिली। साथ साथ भारत की रचनात्मक और सांस्कृतिक क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना और मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने पर फोकस किया गया। वेव्स के माध्यम से भारतीय और वैश्विक हितधारकों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान, संवाद और सहयोग को भी बढ़ावा मिला। शिखर सम्मेलन में आज VFX फिल्मों से संबंधित मास्टर क्लास होगी। साथ साथ चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ AVGC XR सेक्टर इन AI एरा विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल स्कल्पटिंग एंड फिल्म मेकिंग यूजिंग मोबाइल कैमरा पर वर्कशॉप का आयोजन होगा। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का आज आखिरी दिन है और इस आयोजन में भारतीय फिल्म जगत के वैश्विक विस्तार के उद्देश्य से करीब 90 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर चल रहे वेव्स 2025 के तीसरे दिन एक ऐतिहासिक पहल के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ने वैश्विक उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ AVGC XR क्षेत्र में उच्च प्रभाव वाले सहयोग की एक श्रृंखला शुरू की। इन सहयोग का उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन और इमर्सिव प्रौद्योगिकियों में वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के पास मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में अपार प्रतिभा और विकल्प के साथ वैश्विक नेतृत्व करने की असीम संभावना है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। आई लुक फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर इनपुट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स। We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters, helping our talent find the right opportunities. Waves के live, immersive and digital experience How Sports Leagues are Driving Innovation सत्र में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले, UTT के सह संस्थापक वीटा दानी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और ड्रीम सेट गो के CEO मनीष शाह ने हिस्सा लिया। इस सत्र के दौरान खेल जगत को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए इसमें नवाचार और तकनीक के समावेश पर जोर दिया गया। सत्र के दौरान पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा कि क्रिकेट जगत में खेल के प्रसारण में काफी बदलाव आया है, जो कि भारत और दुनिया में खेल जगत की प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। Like you said, most of the innovations that have come in cricket have been broadcast driven. Whether it was the speed gun at the start of when it first came in to understand what the speeds at which the bowlers were bowling at, to what it is now. Even data, cricket has always produced data. Every ball produces millions of data points. But for all of that to be assimilated and ensured that people can dice it through has been thanks to broadcast. And they have come through with various statistics and all of that. वेब सम्मेलन के एक अन्य सत्र मीडिया इन इंडिया पास्ट 25 इयर्स एंड जर्नी अहेड टू 2047 में जियो स्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर ने हिस्सा लिया। उन्होंने भारत में मीडिया के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच अब जरूरत है इसकी गुणवत्ता और तकनीक को और बेहतर बनाने की, जिसमें कंटेंट की गुणवत्ता, नई तकनीकों का समावेश और दर्शकों के लिए मनोरंजक अनुभव बेहद अहम है। The growth of media in India, especially the visual media in this country, is one of the most spectacular stories anywhere in the world. From the launch of satellite television, which almost snuck in from, in the absence of a regulation and determined effort from outside and through local enterprise, to the time that this is one of the most deeply penetrated, video market now. सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने मुंबई में चल रहे वेव्स शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का साकार रूप बताया। उन्होंने कहा कि वेव्स 2025 का आयोजन शानदार तरीके से चल रहा है और वेव्स बाजार में अभी तक करीब 1000 करोड़ की खरीद फरोख्त हो चुकी है। वेव्स बाजार में लगभग 1000 करोड़ की खरीद फरोख्त अभी तक हो चुकी है। बहुत सारे सेशंस, थॉट लीडर्स का आना, उनकी नेटवर्किंग, उनकी कॉन्वर्सेशंस
ये सब हमारे देश की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर बनकर साबित होगी, ऐसी हमें कल्पना है। वेब्स समिट की महत्वाकांक्षी पहल वेब्स बाजार मीडिया और मनोरंजन उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में उभरी है। विभिन्न देशों के रचनाकारों को निवेशकों और खरीदारों से जोड़कर उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई ये पहल भारत को कंटेंट के व्यावसायीकरण के लिए एक रणनीतिक केंद्र बनाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में काशी के रहने वाले योग गुरु पद्मश्री शिवानंद बाबा का बीती रात काशी में निधन हो गया। स्वामी शिवानंद बाबा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। सांस की समस्या के बाद उन्हें बीएचयू में भर्ती कराया गया, जहां करीब 125 साल की उम्र में शिवानंद बाबा ने अंतिम सांस ली। शिवानंद बाबा का अंतिम संस्कार काशी के हरिश्चंद्र घाट पर सोमवार को किया जाएगा। फिलहाल बाबा के पार्थिव शरीर को शिष्यों और जनता के अंतिम दर्शन के लिए खोल रखा गया है। बता दें कि भारत सरकार ने 21 मार्च 2022 को उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। शिवानंद बाबा को योग साधना, सादा जीवन और ब्रह्मचर्य जीवन के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री बाबा शिवानंद के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा कर लिखा है कि योग साधक और काशी निवासी शिवानंद बाबा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। योग और साधना को समर्पित उनका जीवन देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। योग के जरिए समाज की सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। शिवानंद बाबा का शिवलोक प्रयाण हम सब काशीवासियों और उनसे प्रेरणा लेने वाले करोड़ों लोगों के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं इस दुख की इस घड़ी में उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी शिवानंद के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि योग के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान देने वाले काशी के प्रख्यात योग गुरु पद्मश्री स्वामी शिवानंद जी का निधन अत्यंत दुखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी साधना एवं योगमय जीवन संपूर्ण समाज के लिए महान प्रेरणा है। आपने अपना पूरा जीवन योग के विस्तार में समर्पित कर दिया। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सदूति एवं उनकी शोकाकुल अनुयायियों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और आगे बढ़ेंगे खबरों में। बात खेलों की। जमीनी स्तर पर युवा प्रतिभा को पहचान देने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सामने रखने के मंच खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वें संस्करण का आज आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संदेश के माध्यम से इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। ये खेल 15 मई तक आयोजित होंगे। ये पहली बार है जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित होंगे। खेल के रंग बिहार के संग इसी तर्ज पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में अपने विस्तार का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन 4 मई को पाटलिपुत्र में होगा। ये पहली बार है जब बिहार इन खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों में देश भर के युवा एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वहीं मेजबानी के लिए बिहार राज्य के 5 शहर सामने होंगे। ये खेल बिहार की राजधानी पटना समेत राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित होंगे। वहीं निशानेबाजी, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग के इवेंट दिल्ली में होंगे। इन खेलों में करीब 10,000 से ज्यादा एथलीट नजर आएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सफर पर गौर करें तो इन खेलों की शुरुआत साल 2018 में हुई थी, जब दिल्ली ने इन खेलों की मेजबानी की थी। इसके बाद साल 2019 में पुणे में ये खेल आयोजित हुए, जबकि 2020 में गुवाहाटी, 2022 में पंचकुला, 2023 में मध्य प्रदेश और 2024 में तमिलनाडु में इन खेलों का आयोजन हुआ।
खेलो इंडिया कार्यक्रम दरअसल वो नीति है जो जमीनी स्तर पर न केवल खिलाड़ियों को सींचने का काम करती है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के लिए उन्हें एक आकार भी देती है। और इसी आकार के बल पर ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहले खुद को मांचते हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हैं, और यही पहचान जो है वो उन्हें पदक दिलाने का काम भी करती है। कैमरामैन अरमान के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव क्रॉस कंट्री रेस में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोग एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर तमाम लोग एकत्रित हुए हैं। क्रॉस कंट्री रेस हुई है और आप उसका ये हुजूम देख सकते हैं। और इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि लोग जो हैं अब अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो। तो क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, आइए सुनते हैं। नोएडा दौड़ रहा है, यहाँ के बच्चे, यहाँ के जवान, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, बेटे बेटियां आवाज बुलंद कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। और ये कह रहे हैं राजनीतिक दल जाग जाओ, बार बार चुनाव का नाटक नहीं चलेगा, संविधान में संशोधन करके चुनाव एक साथ करवाओ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 को संबोधित किया। उन्होंने यूरोप भारत साझेदारी पर कहा कि यूरोप ने आज की दुनिया की वास्तविकता के साथ तालमेल नहीं बिठाया है। हम भागीदारों की तलाश करते हैं, उपदेशकों की नहीं। We are going to see, in a sense, arena or a domain of contestation, which is not going to be easy to recall. Now, this is not unique. I mean, we are going to see it in space, we're going to see it underwater, we're going to see it in AI. So we are looking at a much more contested world, much sharper competition. We look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।